सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 3 हिमालय की बेटियां, जो नागार्जुन द्वारा रचित कहानी है। उसके पहले हम लोग 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, हिमालय की बेटियां। तो हिमालय की बेटियां कहानी पढ़ने के पहले उस कहानी के सार को जानेंगे कि नागार्जुन इस कहानी के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो देखेंगे, लेखक कहते हैं कि अभी तक मैंने नदियों को दूर से ही देखा था। माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उसकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। यही नदी जब हिमालय से गिरती है तो पूरे उल्लास से भरी होती है, परंतु मैदानों में आकर उसका उल्लास गायब हो जाता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र महानदी के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। मुझे ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वित्रवती अथवा वित्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया। लेखक कहते हैं कि थोलिंग यानी तिब्बत की बात है। लेखक क्या कहते हैं कि तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। मैं सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। मैंने पैर पानी में लटका दिए। मेरा तन और मन ताज़ा हो गया और मेरे मन में उनके लिए आदर का सहज भाव उत्पन्न हो गया। तो यह हिमालय की बेटियां जो नागार्जुन द्वारा रचित कहानी है, उसका सार हुआ। अब हम कहानी को पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे, हमारा पहला कठिन शब्द है गंभीर। गंभीर यानी संजीदा या शांत। संभ्रांत यानी धनी या संपन्न। प्रतीत होना यानी दिखना। आदर यानी सम्मान। श्रद्धा यानी श्रद्धा के भाव। आदर यानी श्रद्धा। श्रद्धा यानी विश्वास, किसी के प्रति विश्वास या आस्था होना। डुबकियाँ लगाना यानी नहाना। हैरान यानी आश्चर्यचकित। समतल यानी बराबर पृष्ठ वाला। विशाल यानी बड़ा। आगे के पृष्ठ में देखेंगे, पृष्ठ संख्या 13 में देखेंगे। पहला कठिन शब्द है पृष्ठ संख्या 13 का उल्लास। उल्लास का अर्थ होता है खुशी। कौतूहल यानी जिज्ञासा। विस्मय यानी आश्चर्य। लक्ष्य यानी उद्देश्य। बेचैन यानी परेशान। विराट यानी विशाल। अतृप्त यानी भूखा। जलीय जली यानी जल युक्त। आदित्यकाय यानी पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग। सरसब्ज यानी हरी भरी। सरसब्ज यानी हरी भरी। उपत्यकाएँ यानी तराई घाटी। निकेतन यानी घर। नटखट यानी शरारती। मौन यानी चुप। प्रवाहित होना यानी बहना। श्रेय श्रेय यानी सौभाग्य। प्रवाहित होना यानी बहना। श्रेय यानी सौभाग्य। लुभावना यानी आकर्षक। आगे देखेंगे विरही। ठीक है, अभी हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं जहाँ तक कठिन शब्द रेखांकित करवाए हैं। तो देखेंगे, हम लोग उसका सार तो जान चुके हैं। अब कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे। देखेंगे कि कहानी में क्या होता है। लेखक क्या कहते हैं नागार्जुन, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। कौन? नदी। नदी के बारे में लेखक कहते हैं संभ्रांत, किसी संभ्रांत घर की स्त्री की तरह यानी धनी संपन्न महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। कौन? तो नदियाँ। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। लेखक कहते थे कि उनके लिए मेरे आदर जो थे, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह आदर था और उनकी गोद की तरह मैं उनमें, उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतर के विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, खिलखिलाकर
लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी यानी भाव का रूप, यह इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। लेखक कहते हैं जब यही समतल मैदानों में उतर कर आती हैं नदियाँ, तो न जाने इनका खिलखिलाहट कहाँ गायब हो जाता है। ये गंभीर हो जाती है, गंभीर मुद्रा में हो जाती है, विशाल रूप ले ली रहती हैं। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल इसमें नहीं होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। देखा करते हैं किसी लड़की को देखने के बाद भी मैं इतने बेचैन और आश्चर्यचकित नहीं होता हूँ जितना कि इन हिमालय की बेटियों को के बाल लीला के बचपन की लीलाओं को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो रहा था। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। कहते हैं लेखक कि ऐसा है इनका लीला या घर कि न जाने यह कैसे रूप ले लेंगी जब ये अपने पिता के घर में असंतुष्ट हैं। न जाने इतनी बेचैनी से बहते हुए ये कहाँ जाने के लिए बेचैन रहती हैं, क्या सोचती हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। लेखक कहते हैं जब ये दूर निकल जाती हैं, तब इन जंगलों में जब पहुंच जाती हैं तो शायद इन्हें कुछ सोचने का मौका मिलता होगा, क्योंकि ये इतनी बेताबी में, बेचैनी में आगे बढ़ती हैं पिता की गोद यानी हिमालय से। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, यानी कितना सिर धुनता मुहावरे हैं, पछताता होगा, अफसोस करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। लेखक कहते हैं बड़े बड़े पहाड़ों से जाकर पूछिए तो उनके पास मौन, खामोशी के अलावा और कुछ नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। क्यों? सिर्फ इन दो नदियों का नाम लेने से। कौन कौन? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का नाम लेने से इन सारे नदियों का नाम दिमाग में घूमने लगता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। क्या बोलते हैं लेखक? ये कितना सौभाग्यशाली समुद्र है जिसे पर्वतराज की दो बेटियों का, इन दोनों बेटियों सिंधु और ब्रह्मपुत्र के हाथ पकड़ने का इन्हें मौका मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। लेखक कहते हैं किस तरह से ये हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर नटखट रूप लेकर खेलती रहती हैं, लेकिन यही नदियाँ जब समतल मैदान में आती हैं तो खामोश हो जाती हैं और अपना विशाल और भव्य रूप ले लेती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होते। लेखक कहते हैं इन बालिकाओं का, इन नदियों का रूप उस समय चंचलता को देखकर बड़ा ही आकर्षक लगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि इस नज़र से देखते हुए वे हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद, हिमालय का दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं है, क्योंकि ये हिमालय से निकलती हुई नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है इसके कारण। तो आज हम हिमालय की बेटियाँ नागार्जुन द्वारा रचित कहानी में पहले पार्ट में यहीं तक रहने देते हैं। शेष अंश को दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।